Hello guys, Chemistry for 11th Chapter First, Some Basic Concept of Chemistry। पिछले पार्ट में इस चैप्टर के हमने पढ़ा था मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन। आज इस पार्ट में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है और ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तब क्या क्या ऐसे लॉ होते हैं या क्या क्या ऐसे मेथड हैं, क्या चेंज होता है, क्या उसके लॉ होते हैं, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो देयर आर फाइव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें से फर्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टार्टिंग के ये दोनों लॉ वैसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान टोटल मास रिएक्टेंट का इक्वल होगा टोटल मास प्रोडक्ट के, ठीक है। जैसे यहाँ मैं कोई रिएक्शन देता हूँ, मान लो वाटर के लिए H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है। इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे रेक्टेंट, ये रेक्टेंट वाला पार्ट होता है, ये प्रोडक्ट, तो दोनों तरफ क्या होगा, मास क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, कंजर्व होगा, यानी कि पहले रिएक्शन से पहले जो मास होता है वो इक्वल होगा रिएक्शन के बाद। तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन का 2 × 2 हाइड्रोजन के 2 हैं, और इधर ऑक्सीजन का 16 × 2। इस साइड में देखेंगे 2 ब्रैकेट में हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16, ठीक है। 4 + 32, इधर कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 प्लस यानी कि 18, ठीक है। यहाँ इधर हो जाएगा 36 और इधर भी 36, ठीक है। यानी कि बोथ साइड मास क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, इधर भी 36 और इधर भी 36। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसमें क्या होता है, प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे प्रिपरेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यहाँ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, यानी कि अगर कोई प्योर केमिकल कंपाउंड है तो अगर उसमें सेम एलिमेंट है तो हर कंपाउंड के अंदर क्या होगा, मतलब जो फॉर्म होगा कंपाउंड हर एक सब्सटेंस में, तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, जैसे प्रिपरेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यहाँ मैंने 3 मेथड दे रखे हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड के। तो तीनों से जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा उनके बीच में जो एलिमेंट है उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे बाय हीटिंग कॉपर पाउडर इन ऑक्सीजन, कॉपर पाउडर यानी कि कॉपर को जब हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा था, ठीक है। बैलेंस बाद में कर लेंगे, हम केवल इधर देख रहे हैं कंपाउंड को, ठीक है। बाय हीटिंग कॉपर कार्बोनेट यानी कि CO3 को जब हीट किया जाएगा, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तीसरा बाय हीटिंग कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट करेंगे तब भी क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड NO2 CO2, इस तरीके से बन जाएंगे। देखो अब हमारा काम है, इधर देखिए ये कॉपर ऑक्साइड, इधर भी ये कॉपर ऑक्साइड, इधर भी ये कॉपर ऑक्साइड, इनमें कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फॉर्मूला भी देखिए सेम है, ठीक है। यानी कहीं से भी प्रिपेयर्ड हो लेकिन उनका जो कंपोजिशन होगा, प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब एक और जैसे एग्जांपल है हम कार्बन डाइऑक्साइड का है, अगर कोई भी चीज़ मान लो बर्न कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वहाँ से निकल रही है, या हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, तो कहीं से भी निकले कार्बन डाइऑक्साइड उनका प्रोपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा सभी कार्बन डाइऑक्साइड में वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आगे हम अब पढ़ते हैं
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। If two elements combine to form more than one compound, then the different mass of one element which combined with the fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट समझते हैं कि दो एलिमेंट हैं कंबाइंड होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। दो एलिमेंट कंबाइंड होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। अब उनमें के दोनों एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है, उसके दोनों कंपाउंड में मास कैसा है? फिक्स मास है। और जिसका मास चेंज हो रहा है उसका जो मास का रेशो होगा वो कैसा होगा? सिंपल रेशो में होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो एलिमेंट लिए आपने, कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, दोनों कंबाइंड होके एक कंपाउंड तो बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहां देखेंगे एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा दोनों कंपाउंड में। जैसे कार्बन है, कार्बन का दोनों कंपाउंड में मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन का मास कैसा है? फिक्स मास, और वहीं ऑक्सीजन का मास डिफरेंट हो रहा है। तो मान लो इसमें ऑक्सीजन का मास m1 और यहाँ मास ले लेते हैं m2। तो जो मास का रेशो होगा वो सिंपल रेशो में रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशो में या सिंपल रेशो में। जैसे m1 और m2 कैसा रहेगा? अब यहाँ पे अगर बात करें ऑक्सीजन का एक, तो इधर पहले कंपाउंड में एक है, दूसरे में दो, तो 1:2 हो गया मास। ठीक है, 1:2। तो एक सिंपल रेशो में होगा, ना कि डेसिमल के रूप में होगा, या 1:2.3 या 1.3:3 या कुछ इस तरीके से नहीं होगा, एक सिंपल रेशो में रहेगा। अब बात करते हैं फोर्थ लॉ की, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ ए थर्ड एलिमेंट, द रेशो इन विच दे डू सो विल बी द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो इन विच दे कंबाइंड विद इच अदर। यानी कि दो एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट, किसी थर्ड एलिमेंट से सेपरेटली कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ उन दो एलिमेंट का जो रेशो होगा वो या तो सेम रहेगा या सम सिंपल मल्टीपल के होगा, अगर वो सेपरेटली अलग से कंपाउंड बनाते हैं। कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने दो एलिमेंट ले लिए, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, कौन से लिए? सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, ये थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं सेपरेटली, ये H2S, ठीक है, और इधर ये H2O। ठीक है, यहाँ पे जो रेशो रहेगा हाइड्रोजन और सल्फर का वो क्या रहेगा? अब यहाँ पे कह रहे हैं ना जो सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो ये थर्ड एलिमेंट H2 है, यहाँ सेम वेट रहेगा दोनों कंपाउंड में, H2 इधर भी H2। ठीक है, यहाँ जो रेशो रहेगा हाइड्रोजन का 2 मास और इधर सल्फर का 32, तो ये हो जाएगा 1:16 है ना। और इधर कितना रेशो रहेगा? हाइड्रोजन का 2 और इधर 16, यानी कि 1:8। ठीक है, अब अगर इन्हें यहाँ से अगर इन दोनों का देखा जाए रेशो, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन का, इन दोनों अलग अलग कंपाउंड से अगर रेशो देखा जाए सल्फर और ऑक्सीजन का, वो क्या रहेगा? मान लो सल्फर, तो ये रहेगा आपका 16:8, यानी कि 2:1। ठीक है, इधर सेपरेटली ये कंपाउंड बनाते हैं SO2। ठीक है, यहाँ पे दोनों का क्या रेशो रहेगा? देखो सल्फर का 32 और इधर ऑक्सीजन का रहेगा, ये भी 32 हो जाएगा, 16 या 32। ठीक है, रेशो क्या रहेगा? 1:1, 1:1। ठीक है, यानी कि इन दो कंपाउंड से अगर सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो देखेंगे इन दो कंपाउंड से, तो कितना रहेगा रेशो? 2:1 सल्फर और ऑक्सीजन का। ठीक है, और इधर सेपरेटली जो कंपाउंड बना रहे हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्या रेशो रहता है? 1:1। ठीक है, अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है? 1:1 इक्वल 2:1, या इसे लिख सकते हैं 2 × 1:1, यानी कि
सम मल्टीपल हो गया ना, 2 का मल्टीपल, रेशो तो वही है लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि सेपरेटली जो रेशो आ रहा है वो हो गया। यानी यही कह रहा है या तो सेम रहेगा रेशो या क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होगा, या तो सेम रहेगा 1:1 आ जाए, लेकिन यहाँ 1:1 नहीं आ रहा है, यहाँ 2:1 आ रहा है एक का, है ना। सल्फर और ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं, इधर दोनों कंपाउंड से अगर रेशो देखेंगे तो 2:1, और सेपरेटली जो कंपाउंड बना रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड उसका रेशो कितना आ रहा है, 1:1। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये 2 के मल्टीपल है। ठीक है, तो ये था 4th लॉ। अब बात करते हैं 5th लॉ, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये नाम से पता चल रहा है, गे-लुसैक्स ने लॉ दिया था, ठीक है, 1808 में। तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases react together the volumes of the reacting gases as well as product if gases bear a simple whole number ratio। यानी कि जब गैस आपस में रिएक्ट करती है, मान लो 2 गैस आपस में रिएक्ट करेंगी तो जो उनका वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, सिंपल होल नंबर रेशो में रहेगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट भी गैस की स्टेट में होता है तो प्रोडक्ट के साथ भी उनका जो रेशो रहेगा वो भी किस में रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशो में। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो H2 गैस की स्टेट में रहेगा और क्लोरीन Cl2, ठीक है, क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी कैसी स्टेट में, गैस की। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का कितना, 1 वॉल्यूम जैसे, ठीक है, इधर क्लोरीन का भी कितना, 1 वॉल्यूम, ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा, बैलेंस करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा ना। ठीक है, 1 मिनट, ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 वॉल्यूम। अब रेशो की बात करें तो 1:1 रेशो कितना, 2। अब ये क्या, एक सिंपल होल नंबर रेशो हो गया। ठीक है, तो यहाँ कब की कंडीशन है, जब गैस की स्टेट में प्रोडक्ट आता है तो उसका भी रेशो लेंगे, और अगर सॉलिड या कुछ में आता है तो रिएक्टिंग जो गैसेस हैं उनका भी रेशो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशो में। ठीक है, तो ये था 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, केवल इस वीडियो में हम लॉ को करते हैं। आगे का पोर्शन, आगे की जो वीडियो होंगी वो अगले पार्ट